वाकई ये हकीकत है कि जब वो पैदा हुई तो सोने के चम्मच से दूध पीती थी। उसके वालिद शरफुद्दीन की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे दौलत की बारिश होती थी। कहने वाले कहते थे कि अगर वो अपनी मुट्ठी में मिट्टी ले लेते थे तो वो मिट्टी सोना बन जाती थी। शुरू में वो शहर में बहुत थोड़े से दुकानदारों को पान सप्लाई किया करते थे। शादी के बाद जब उसकी पैदाइश के आसार पैदा हुए तो दौलत घर की बांदी बन गई। हर दुकानदार की ख्वाहिश होती थी कि वो पान शरफुद्दीन से ही खरीदे और फिर होते होते कारोबार फैलते फैलते दूसरे मुल्कों में भी उनका पान जाने लगा। ईमानदारी में वो अव्वल नंबर थे। अपने दुकानदारों को उन्होंने कहा था कि किसी भी तौर पर पान की टोकरी में नाकस पान ना जाने पाए, और अगर ऐसा हुआ तो जिसने भी वो पान पैक किया होगा उसकी खैर नहीं, और अगर गलती से भी कोई शिकायत आई थी तो उस शख्स की नौकरी से छुट्टी हो जाती थी जिसने वो पान पैक किया होता था। बिला नागा कोई 50 के करीब गरीब गुरबा में रात के वक्त खाना तकसीम होता था। कोई भी साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। जब रमज़ान का महीना शुरू होता तो रोज़ाना 250-300 लोग अफ्तारी और खाना खाते थे, और फिर जब ईद करीब आती थी तो इतने ही घरानों को ईद के नए जोड़े दिए जाते थे। और जब ऐसा होता था तो कौन ऐसा होगा जो दिली तौर पर दुआएं ना देता होगा। लोग दामन फैला फैलाकर शरफुद्दीन उनके कारोबार में तरक्की और घराने के लिए दुआएं करते ना थकते थे। जब वो पैदा हुई तो चंदे आफताब चंदे महताब उसकी खूबसूरती को देखते हुए खानदान की औरतें अश अश कर उठती थीं। सुबह दोपहर और शाम तीनों वक्त उसकी नज़र उतारी जाती थी। हर माह की पहली तारीख को उसके नाम पर गरीबों में लाखों रुपए तकसीम किए जाते थे, और जिस दिन उसका अकीका था उस दिन जाने कितने हजार लोग खाने पर मदऊ थे। वक्त के साथ साथ वो बड़ी होती गई। इसके बाद शरफुद्दीन के घर में 2 और लड़कियां पैदा हुईं, लेकिन खूबसूरती में उससे ज़रा कम थीं। मगर ऐसा भी नहीं कि बदसूरत कहा जाए, बल्कि वो भी अपनी मिसाल आप थीं। दादा दादी ने उसका नाम चंदा रखा था, दूसरी का नाम खुशबू और तीसरी का नाम किरण था। अभी वो 5 साल की हुई कि देखने वाले उसकी मनमोहनी सूरत को देखकर दंग रह जाते थे, और ख़ास तौर पर लड़कियों की माएँ ये सोचे बिना न रहती थीं कि काश हमारी बच्ची भी ऐसी होती। जब वो 5 साल की हुई तो घर में ही दीनी दुनियावी तालीम का एहतमाम कर दिया गया, और फिर एक वक्त आया कि लड़कियों के स्कूल में उसे दुनियावी तालीम के लिए दाखिल कर दिया गया। वालिद ने उसके लिए बहुत ही शानदार बग्गी तैयार करवाई जिसमें 2 घोड़े लगते थे। बग्गी इतनी शानदार थी कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। बग्गी को खींचने वाले दोनों घोड़े भी अपनी मिसाल आप थे। सफ़ेद बुर्राक घोड़े अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थे। जब अपनी बग्गी से स्कूल के गेट पर वो उतरती तो देखने वाली बच्चियां यकटक उसे देखती रह जाती थीं। देखने वाली लड़कियों में यकीनन बहुत सारी ये ज़रूर सोचती होंगी कि काश हमारी किस्मत भी ऐसी होती, और फिर इसी तरह होते होते पहली, दूसरी, तीसरी और वो 7वीं क्लास में पहुंच गई। उसके जिस्म हाथ ऐसे हो गए कि देखने वालों की नज़रें उस पर से हटती ना थीं। जवान साल लड़कों की तो नींदें हराम होकर रह गई थीं। अक्सर स्कूल की टीचर्स उसकी उठती जवानी के लिए ज़रूर सोचती रहती थी। हालांकि अभी वह जवान नहीं हुई थी, लेकिन अभी से जवान साल लड़कियों से बहुत आगे थी। अक्सर टीचर्स के दिमाग में ये बात आती कि अल्लाह ना करे अभी ये हाल है, और जब ये जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी तो क्या होगा। तमाम की तमाम औरतें अपने तईं ये दुआ करती कि अल्लाह इसकी जवानी की हिफाजत करे, और बेशुमार लड़के ऐसे थे जो कि दिन रात आहें भरते ना थकते थे। स्कूल के सामने सड़क की दूसरी जानिब बहुत सारी दुकानें थीं। उन दुकानों में एक दुकान ऐसी भी थी जिसमें बीड़ी बनती थी। कई नौजवान लड़के दुकान में बैठे बीड़ी बनाते थे, और उनकी नज़रें स्कूल के गेट पर ही टिकी रहती थीं। दोनों हाथ तो उनके बीड़ी बनाने में चलते रहते थे, और नज़रें स्कूल गेट का तवाफ करती रहती थीं। जहाँ चंदा की बग्गी के आने का वक्त होता तो हकीकत में उनकी नज़रें जैसे पथराकर रह जाती थीं। बीड़ी बनाने वाले लड़कों में एक लड़का कमाल नामी था। वो तो कुछ ज़्यादा ही आहें भरा करता था। आहें तो दीगर भी भरा करते थे, मगर एक हद तक वो सब कमाल को समझाते। अबे तू अपने आप को देख और उस परिवेश को, तू एक मामूली बीड़ी बनाने वाला। अबे तुझसे अच्छे तो उसके मुलाजिम हैं। तू खामखा क्यों खुद को हलकान करता रहता है। अपने आप को काबू में रखा कर। खुदा ना खास्ता अगर तेरी हरकत के बारे में किसी को पता चल गया, यानी कि तू बसा औकात आवाज़ें कसता है, तो कहीं तेरी तिक्का बोटी ना हो जाए। ये सुनकर कमाल अक्सर बोलता, काश मैं उस पर कुर्बान हो जाऊं, काश मैं अंधा हो जाऊं कि उसकी क़यामत ढाती जवानी मुझे नज़र ना आए।
काश कि मैं दीवाना हो जाऊं। अगर ये कहे तो मैं वाकई अपना दिल निकालकर उसके हाथ पर रख दूं। कमाल की बातें सुनकर उसके साथी सिवाय हंसने के और क्या कर सकते थे। उनका कहना था कि ये तो पागल हो गया है, ये दिमागी तौर पर खिसक गया है। हमेशा आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। बहरहाल वो सबकी सुनता और करता अपनी। यानी जब देखो वो चंदा के नाम पर आहें भरता रहता। वैसे चंदा भी अपनी खूबसूरती और उठती जवानी से बेखबर नहीं थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो खुद को मिस वर्ल्ड के लिए मुंतखब करा लेती। अपने कमरे में इस्तादा का दादा आईने के सामने खड़ी हो जाती और घंटों अपने सरापे पर निगाहें जमाई रहती। कभी कभी तो वो खुद अपनी ही नज़रों में शर्मा जाती। ये बात हकीकत है कि 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, तब जाकर ये हुस्ने मुजस्सम इस रंग पे आया होगा। वो अपनी खूबसूरती के आगे अपनी दोनों बहनें खुशबू और किरण पर वाजबी सी नज़र डालती और मन ही मन में 7वें आसमान पर परवाज करने लगती। ज़ोको शौक में भी वो बहुत आगे थी। एक हफ्ते में अपने घर से थोड़ी दूर पार्क में ज़रूर जाती थी। उस पार्क की खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप थी। उस पार्क की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि झाड़ीदार पौधों को इस तरह लगाया गया था कि उन्हें तराश खराश कर मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल दे दी गई थी। उसे देखने पर ऐसा लगता था कि हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, हिरन, ज़ेब्रा, शेर, मोर और दीगर जानवर भी बनाए गए थे। हर माह उनकी पत्तियां काटी और छांटी जाती थीं ताकि वो अपनी असली शक्ल में रहें। और यही नहीं बल्कि किस्म किस्म के फूलों की क्यारियां भी थीं। लहलहाते और खुशबू बिखेरते फूल दिलों को अपनी तरफ खींच लेते थे। जिधर चले जाओ फूलों की भीनी भीनी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर करती थी। झाड़ियों की सेटिंग करके बारादरी भी बनाई गई थी। उसके इर्द गिर्द गुलाब और चंबेली के फूल ज़्यादा मिकदार में लगाए गए थे कि उस बारादरी में बैठने वाले मुअत्तर खुशबू से जैसे अपने आप में नहीं रहता था। स्कूल से छुट्टी वाले दिन चंदा खास तौर पर उस पार्क में जाती और साथ ही उसकी दोनों बहनें खुशबू और किरण भी होती थीं। चंदा इधर उधर घूमती और फिर बारादरी में जाकर घंटों बैठ जाती और बहनें इधर उधर घूमती रहती थीं। वो दोनों बारादरी में ज़्यादा वक्त नहीं बैठती थीं। वो दोनों ज़्यादातर धूप में हरी हरी घास पर बैठकर खुश होती थीं। साथ में 2 उम्र रसीदा मुलाजमा भी होती थीं और अंधेरा होने से पहले पहले चंदा खुशबू और किरण को लेकर वापस आ जाती थी। अक्सर उनके बाबा शरफुद्दीन ख़ास तौर पर चंदा से कहते, बेटा ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम हर हफ्ते पार्क में जाओ और घंटों वहाँ मौजूद रहो। देखो ना तुम्हारी दोनों बहनें खुशबू और किरण हर हफ्ते तो नहीं जाती और एक तुम हो कि ख़ास तौर पर जाने के लिए ज़िद करती हो। ये सुनकर चंदा बोलती, बाबा मैं क्या बताऊँ, बस आप लोग ये समझ लें कि जैसे मेरी रूह पार्क के लिए बेचैन रहती है और जब मैं पार्क में पहुंचकर बारादरी में बैठ जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाबा बोलते, चंदा बेटा पार्क के अलावा भी और मसरूफियात होती हैं। मसलन छुट्टी वाले दिन घर के किसी काम में खुद को मसरूफ़ रखा करो। छुट्टी वाले दिन दीगर रिश्तेदार आते हैं और तुम्हारे मुतल्लिक पूछते हैं और जब उन्हें यह पता चलता है कि तुम पार्क में गई हो तो दबे अल्फाज में बातें करते हैं, बेटी खुद को देखो और घूमना फिरना वो भी पार्क में, वगैरह वगैरह। ये सुनकर चंदा बिफर जाती और बोलती, बाबा मुझे रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं अपने शौक़ की खातिर खुद पर पाबंदी आयद नहीं कर सकती। मैं तो पार्क में ज़रूर जाऊंगी। ये सुनकर बाबा के साथ अम्मी भी बोलती, चंदा बेटा कोई किसी की ज़ुबान नहीं बंद कर सकता और वैसे भी बोलने वाले ठीक ही बोलते हैं। एक आध हफ्ता तुम घर में रहा करो। तुम्हारी दोनों बहनें भी तो घर में रहती हैं, वो तो ज़िद नहीं करती और एक तुम हो के। फिर चंदा बोलती, अम्मी आप फिक्र ना किया करें, अगर कोई बोले तो बोल देना कि वो मुझसे बात करे और मैं उसे खुद ही जवाब दे दूंगी। एक दिन तो उसकी वालदा ने यह तक कह दिया कि चंदा बेटा कभी कभी किसी की नज़र भी लग जाती है, तुम ज़रा एहतियात किया करो। इंसान ही नहीं बल्कि नादीदा मखलूकात भी इसी दुनिया में रहती हैं। ये सुनकर चंदा जैसे चीख पड़ी, अम्मी आप किस तरह की दकियानूसी बातें लेकर बैठ गईं? कुछ नहीं होता, दूसरों के लिए मैं अपना शौक़ और अपनी पसंद का गला नहीं घोंट सकती। और ये बोलकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। खैर वक्त धीरे धीरे आगे को बढ़ता रहा और चंदा की खूबसूरती में भी इजाफा होता रहा। और फिर वो वक्त आ गया जब उसने जवानी की दहलीज पर पहला कदम रख दिया। चंदा जवान क्या हुई कि देखने वालों की नज़रें उसके सरापे में जैसे गड़कर रह गईं और देखने वालों की नज़रें उसके सरापे में गड़ती क्यों ना। उस पर जवानी की बरसात ऐसी हुई थी कि आपे से बाहर काली जुल्फ़ें, रंग सुनहरा, घुटने तक आती बल खाती हुई नागिन जुल्फ़ें, गदराया हुआ जिस्म, खिलता और एक अनोखा रंग लिए चमकता चेहरा, बड़ी बड़ी झील से ज़्यादा गहरी गजाली आंखें और उस पर
क़यामत ढाता जिस्मानी नशेब व फराज के बाज़ औक़ात आईने के सामने अपने सरापे पर नज़र डालकर वो खुद भी शर्मा जाती थी। पूरे ख़ानदान, पूरा मोहल्ला, बल्कि पूरे शहर में उस जैसी खूबसूरत कोई और नौजवान लड़की न थी। और फिर जिस तरह हर जवान लड़की के मन में दूर देश का एक गबरू जवान, बहादुर नडर और अपनी मिसाल आप शहजादा चुपके से दाखिल हो जाता है, उसी तरह चंदा के मन मंदिर में भी एक शहजादा आन बसा था। अब तो उसका मन हवाओं में उड़ने लगा था। कुर्बो जवार के किसी भी नौजवान की तरफ वह नज़र उठाकर देखती भी नहीं थी। जवान लड़के उसके करीब आने के लिए शहद की मक्खी की तरह मंडलाते नजर आने लगे थे और ख़ानदान की बड़ी बूढ़ी दबे लफ्ज़ों में अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगी थी कि मैं अपने फलां के लिए क्यों ना रिश्ता ले लूं। मगर चंदा के वालिदैन और ख़ासकर उसके बाबा शरफुद्दीन अपनी दौलत व अमारत के पेश नज़र ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि मेरे जोड़ तोड़ का कोई ख़ानदान में है नहीं। एक दिन शरफुद्दीन के बड़े भाई आए और अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात की तो शरफुद्दीन ने जवाब दिया, भाई साहब, अभी चंदा की उम्र ही क्या है, अभी तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। वो चाहती है कम से कम बीए कर ले और जब अपनी पढ़ाई से फारिग होगी तो फिर हम कुछ सोचेंगे। और वैसे भी उसके दिमाग में शादी ब्याह की कोई बात नहीं है। ये सुनकर भाई बोले, शरफुद्दीन, मेरा तो इरादा है कि सिर्फ बात पक्की हो जाए, शादी जब होगी तब होगी, और मुझे भी तो इतनी जल्दी नहीं। मैंने सोचा घर की बच्ची है, घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शरफुद्दीन बोले, भाई साहब, एक रोज़ चंदा खुद बोल रही थी कि अब्बू अम्मी, आप लोग ये बात दिमाग में ना लाएं कि मैं ख़ानदान में शादी करूँगी। और उसकी बात सुनकर हम मियाँ बीवी तो सोच में पड़ गए और मैंने चंदा की माँ से कह दिया कि भाई, जहाँ ये हामी भरेगी वहीं इसकी शादी कर देंगे। वैसे भी अब दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है और शादी ब्याह में बच्चों की रजामंदी भी ज़रूरी है। भाई साहब, मेरी तरफ से तो इनकार समझें, क्योंकि मैं बच्चियों की खुशी में मदाखलत नहीं करूँगा। वैसे अगर खुशबू या किरण की बात करें तो मैं इसके लिए उनकी रजामंदी मालूम कर लूँगा, लेकिन चंदा के लिए साफ साफ इनकार है। भाई साहब, मैं मजबूर हूँ चंदा की मर्जी के आगे। और ये बोलकर शरफुद्दीन कहीं जाने के लिए उठ खड़े हुए। उधर भाई साहब टका सा जवाब सुनकर यासो महरूमी के निढाल कदमों के साथ घर चले गए। जब वो घर में दाखिल हुए तो उतरा हुआ चेहरा देखकर घर वाले बखूबी समझ गए कि शरफुद्दीन ने क्या जवाब दिया होगा। और जब सलमान को खबर मिली कि चाचा ने बाबा को मायूस करके वापस भेज दिया है तो उसकी छाती पर जैसे सांप लौटने लगा और फिर वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, चंदा बेगम, तुम भी क्या याद करोगी कि किसी दिल वाले से पाला पड़ा है। मैं अपने बाप की बेइज्जती का ऐसा बदला लूँगा कि तुम्हारी साथ पुश्तें भी थर्रा उठेंगी। मैं तुम्हें जिंदा दरगोर करके रख दूंगा। तुम्हें अपनी खूबसूरती और जवानी पर जो घुमंड है, मैं तुम्हारी खूबसूरती और जवानी को मलियामेट करके रख दूंगा। वैसे शरफुद्दीन के भाई भी कोई गए गुजरे नहीं थे, वो भी खाते पीते थे। सलमान आज़ाद ख्याल और औबाश दोस्तों में घिरा रहता था। अपने बाप की बेइज्जती पर माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा था। और फिर एक रोज़ उसने अपने तमाम दोस्तों की होटल में दावत की। सारे दोस्त खुशो खुर्रम थे, लेकिन सलमान मुरझाया मुरझाया था। खाने पीने के बाद दोस्तों ने पूछा, यार सलमान, आज तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, तू हर वक्त खुश रहने वाला, आज बुझा बुझा सा क्यों है? यार कोई ख़ास बात नहीं, बस वैसे ही तबीयत में थोड़ी सी सुस्ती है। लेकिन सलमान की बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और सारे दोस्त इसरार करने लगे कि सलमान ने असल मसला बता दिया कि आज उसके चाचा ने किस तरह अपनी बेटी चंदा के रिश्ते के लिए उसके वालिद की बेइज्जती की है। ये सुनकर उसके दोस्त तैश में आ गए और बोले, सलमान, तेरे चाचा और चंदा की तो ऐसी की तैसी, तू बस हुक्म कर, हम चंदा को जिंदा दरगोर कर देते हैं। अगर चंदा तेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो पूरी जिंदगी पल पल मरेगी और जिएगी। उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी को हम सब सत्यानाश करके रख देंगे। दरअसल अंदरूनी तौर पर सलमान तो यही चाहता था कि रात के अंधेरे में चाचा के घर पर हमला करके चंदा को उठा लें और बेइज्जत करने के बाद उसके चेहरे पर खराशें डालकर बदनुमा कर दें, ताकि चंदा को अपनी खूबसूरती ज़ाया होने का गम जिंदगी को अजीरन कर दे। खैर, तमाम दोस्तों ने अटल फैसला कर लिया और बाहमी सलाह मशवरे से प्रोग्राम तय हो गया कि फलां दिन आधी रात के बाद घर में घुसकर प्रोग्राम पर अमल पैरा होंगे। एक दोस्त बोला, यार एक मसला है। दूसरा फौरन बोला, क्या मसला? तो पहले दोस्त ने जवाब दिया, भाई मसला ये है कि उसके मेन गेट पर मुसल्ला चौकीदार होता है और चौकीदार के होते हुए घर में घुसना मुमकिन नहीं। ये सुनकर उनमें से एक बोला, यार कोई मसला नहीं, उस चौकीदार की ऐसी की तैसी। जहाँ तक मुझे मालूम है कि चौकीदार पीने पिलाने वाला है। मैं अपने तई वक्त से पहले उस जगह पहुंचकर किसी न किसी तरह चौकीदार को इतना पिला दूंगा
कि वो अपना होश खो बैठेगा। चौकीदार के मुतालिक मुझे यूं मालूम हुआ कि चौकीदार मेरे मोहल्ले में रहता है और जब चौकीदार होश से बेगाना हो जाएगा तो मैं उसे ऊपर भेज दूंगा। वैसे भी वो मुझ पर अच्छा खासा भरोसा करता है। कई मर्तबा हम इकट्ठे बैठकर पीते पिलाते रहते हैं। इस प्रोग्राम को सुनकर सबके सब खुश हो गए और तय पाया कि परसों की रात सही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी तय पाया कि रात 10 बजे फलां पार्क में सब जमा होंगे और फिर उसी जगह मतलूबा वक्त तक रहेंगे। लेकिन आरिफ अपने प्रोग्राम के मुताबिक बोतल के साथ चौकीदार के पास चला जाएगा। वैसे भी चौकीदार गेट पर बनी अपनी कोठरी में रहता है। मतलूबा वक्त पर सारे दोस्त पार्क में जमा हो गए। उस वक्त आरिफ भी मौजूद था क्योंकि सब के सब 9:45 बजे तक जमा हो गए थे। रात के 10 बजते ही आरिफ बोला, अच्छा दोस्तों मैं तो चला अपने मिशन पर। एक दोस्त बोला, यार सलमान, घर वाले तो दरवाज़ा बंद करके सोते होंगे और ऐसी सूरत में दरवाज़ा खोलने के लिए कौन सा तरीका आजमाना होगा। सलमान बोला, यार यही तो मज़े की बात है। आज़ादाना उनके कमरे खुले होते हैं, अंदर से कोई भी कुंडी नहीं लगाता, सब के सब आज़ाद माइंड हैं। और फिर चंदा का कमरा बिल्कुल शुरू में है, इसलिए कि कभी कभी उसकी सहेलियां रात गए तक कमरे में ऊधम मचाती हैं और फिर काफ़ी रात गए वापस चली जाती हैं, इसलिए चंदा ने अपना कमरा सबसे पहले रखा है। आरिफ उठते हुए एक मर्तबा फिर बोला, अच्छा दोस्तों मैं तो चला। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि आरिफ खुद ब खुद बड़ी तेजी से 8-10 फुट ऊपर को उछला और फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। फिर तो यके बाद दीगरे लाइन लग गई। आरिफ और सलमान समेत उस जगह 6 दोस्त मौजूद थे। ऐसा लगता था कि कोई नादीदा कुव्वत उन सबको उठा उठाकर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे को पटक रही थी। उन सबकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर पार्क में बैठे सारे लोग उस जगह जमा हो गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। सारे लोग अंगश्त बदंदां थे, हर किसी की अकल हैरान थी। यके बाद दीगरे 6 के 6 नौजवान नीचे से ऊपर को उड़ते और फिर जोर से नीचे जमीन पर गिर जाते। पूरे पार्क में कोहराम मचा हुआ था। खौफजदा होकर अब तो सारे लोग उस जगह से दूर हटते बल्कि वहां से भागते नजर आ रहे थे। बदहवास लोगों को देखकर पार्क के पास से गुजरती हुई गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी फौरन वहां पहुंच गई। मगर जब पुलिस वालों ने वो मंजर देखा तो सारे पुलिस वाले भी सहम कर रह गए। जब पुलिस उस जगह पहुंची तो उन नौजवानों की चीखें मासूम पड़ने लगी थीं और फिर देखते ही देखते 6 के 6 नौजवान बेहिस्सो हरकत हो गए। उन सब की हड्डी पसली एक होकर रह गई थी। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जहां से खून भिल भिल ना बह रहा हो, और ख़ास तौर पर नाक मुंह से तो कहीं ज़्यादा ही खून बहकर ज़मीन को तर कर रहा था। सारे नौजवान बेसुध हो चुके थे। जब उनमें कोई हरकत ना रही थी, पुलिस इंस्पेक्टर आगे को बढ़ा और एक की कलाई पकड़ ली और फिर अपनी उंगली नब्ज पर रखी तो फिर अचानक उसके मुंह से निकला, एक्सपायर। पुलिस को देखकर जो लोग खौफजदा होकर काफ़ी दूर हट गए थे वो करीब करीब आ गए। पुलिस समेत सारे लोग अचंभे में थे। सबके सब खामोश थे और हर किसी के दिमाग में यही बात थी कि ये हुआ तो कैसे हुआ। लोगों की तरफ पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना चेहरा घुमाया और बोला, आप लोगों में से कोई भी ये बता सकता है कि इनके साथ ये सब कैसे हुआ। इंस्पेक्टर की बात सुनकर एक साहब ने लब कुशाई की, जनाब मैं करीब की बेंच पर अपने बच्चों के साथ बैठा था कि अचानक मैंने देखा कि ये ब्लू शर्ट वाला अचानक ऊपर को उछला। ऐसा लगा कि किसी नादीदा ताकत ने इसे नीचे से ऊपर को बड़े जोर से उछाल दिया हो। फिर ये ऊपर से काफी तेजी से नीचे जमीन पर गिर पड़ा और इसके मुंह से फलक शगाफ चीख निकली थी। फिर तो यके बाद दीगरे ये 6 के 6 नौजवान नीचे से ऊपर को उछलते और तेजी से जमीन पर गिरते रहे। और फिर आखिर में जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों की नजरों के सामने है। उस जगह मौजूद सारे पुलिस वाले भी काफी सहमे हुए नजर आने लगे थे। खैर चंद मिनट बाद इंस्पेक्टर ने गाड़ी में नस्ब वायरलेस से पुलिस स्टेशन और फिर एम्बुलेंस के लिए वायरलेस पर ही बताया। कोई 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि 2 पुलिस गाड़ियां और 3 एम्बुलेंस सायरन बजाती आदम की और फिर पुलिस वालों ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहां पर मौजूद कुछ लोगों के बयानात लिए गए। फिर उन लोगों के पते नोट करने के बाद उन लोगों को जाने के लिए कह दिया गया और मुर्दा नौजवानों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ तो सारे शहर में तहलका मच गया। हर अखबार ने बढ़ चढ़कर सनसनीखेज इंकशाफात किए थे और यह हकीकत भी थी कि इससे पहले किसी ने यह सुना तक नहीं था कि 6 नौजवानों को यके बाद दीगरे किसी अनदेखी ताकत ने मलियामेट कर दिया हो। यह हैरानकुन और अचंभे में डालने वाली खबर थी। आज हर घर बल्कि हर जगह यही खबर गर्दिश कर रही थी और उन घरों में सफ़े मातम बिछी हुई थी जिन घरों के ये नौजवान थे। लोग जितना सोचते उससे कहीं ज़्यादा हैरत में पड़ जाते। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये हकीकत थी
क्योंकि चश्मदीद लोग थे और सबसे बढ़कर पुलिस एहलकार भी थे। ये जानने से सब लोग कासिर थे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। हर शख्स अपने तई क्यास कर रहा था, लेकिन अकल थी कि हैरान। एक साथ जब 6 जनाजे उठे तो जैसे पूरे शहर में कोहराम मच गया। मोहल्ले भर के लोग जमा थे और हर आंख अश्कबार थी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस जगह, उस मोहल्ले और उस शहर में सदियों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ लोग ये सोचने लगे कि बगैर किसी मामले के ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये नौजवान किसी तबाहकुन मंसूबे पर अमल पैरा होने वाले थे, या फिर इन्होंने किसी अनदेखी नादीदा हवाई मखलूक को छेड़ दिया हो। और यही वजह है कि हवाई मखलूक ने इन लोगों से खूनी इंतकाम लिया। और यही हकीकत है कि जिस तरह इन लोगों के साथ सलूक हुआ और ऐसा करने वाला किसी को भी नजर ना आया। अगर कोई आम शख्स होता तो किसी न किसी को नजर तो आता, लेकिन सबसे बढ़कर पुलिस चश्मदीद गवाह थी और सबसे बढ़कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लोगों ही को नहीं बल्कि डॉक्टरों को भी हैरान करके रख दिया। डॉक्टर हैरान ही नहीं बल्कि अचंभे में थे और हर एक डॉक्टर और लेबॉर्ट्री वाला शशोपंज में था। उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कर हो सकता है, बल्कि ये नामुमकिन है कि ऐसा सबके साथ हो जाए, क्योंकि आज से पहले इस शहर बल्कि दुनिया के किसी भी शहर में ऐसा वाक़या सामने नहीं आया था कि ये तो 6 नौजवान थे और दीगर खूनी हादसे में सैकड़ों लोग मौत के शिकार होते रहे थे। ये बात तो वाज़ेह थी कि तमाम नौजवानों की हड्डी पसली चूर चूर हो चुकी थी। किसी की टांग की हड्डी और किसी के हाथ की हड्डी और किसी की पसली की हड्डी कई जगहों में बट गई थी। और ये कोई अचंभे वाली बात न थी, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से जब किसी को पटखा जाए तो यकीनन जिस्म की हड्डी टूट फूट का शिकार हो जाती है। ये ऐसा वाक़या था कि किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये हो भी सकता है। सोच सोच के लोगों के दिमाग शल हो गए थे। खैर, कोई माने या ना माने, जो होना था हो गया था। सबको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पूरा शहर खौफो हरास के शिकंजे में जकड़ चुका था। हर बाशऊर शख्स अपनी अपनी जगह सहमा हुआ था। चंदा के घर वाले भी अफसुर्दा और गमज़दा थे, क्योंकि वो तो खास रिश्तेदार थे। सलमान तायाजाद था और यह हादसा उस वक्त हुआ था जब सलमान के वालिद 3 दिन पहले सलमान के लिए चंदा का रिश्ता मांगने आए थे। घर में सबसे ज़्यादा चंदा के वालिद शरफुद्दीन अफसुर्दा थे, क्योंकि सलमान उनका सगा भतीजा था। खैर, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ जो कुछ भी हुआ था वो लोगों के दिमाग से महव होते होते यकसर गायब हो गया। उधर चंदा अपनी जगह दिली तौर पर अपने अंदर बहुत फरहत महसूस कर रही थी कि चलो सलमान से जान तो छूटी, क्योंकि सलमान आदतन बहुत ही लुच्चा लफंगा और बुरी आदतों वाला था। अगर खुदा न खास्ता उससे उसका रिश्ता हो जाता तो चंदा हकीकत में जिंदा दरगोर हो जाती। फिर उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर उसके वालिद अपने बड़े भाई और भतीजे की मोहब्बत के तहत चंदा का रिश्ता देने पर हामी भर लेते हैं तो चंदा अपने गले में फांसी का फंदा डालकर इस दुनिया से ही अपना नाता तोड़ लेगी। खैर, किस्मत ने यावरी की और कोई बात आगे बढ़ने से पहले ही उसके वालिद ने चंदा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। और इस तरह चंदा अपनी ज़ात पर होने वाली बहुत बड़ी अजियतनाक मुसीबत से बच गई थी। लेकिन जो वाक़या रूनमा हुआ था उसे महसूस करके चंदा खुद भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी कि ऐसा क्यों कर हो सकता है और ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। बहरहाल वो खुद भी बहुत ज़्यादा अचंभे में थी। चंदा घर वालों के साथ एक शादी की तकरीब में गई थी और रात गए तक वापसी हुई। वक्त ज़्यादा हो गया था, लिहाजा घर में आते ही वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर गिरते ही नींद की वादी ने आ दबोचा और फिर वो बेसुध होकर गहरी नींद में खो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि उसने देखा कि वो फूलों के बागीचे में इधर से उधर टहल रही है। ताहद्दे निकाह रंग बिरंगी भीनी खुशबू बखेरते फूल हवा के दोष पर लहलहा रही हैं और वह तमाम फूलों को बड़ी महवियत से देख रही है। वो इतनी खुश है जो कि बयान से बाहर है। गुलाबी लिबास जेबे तन किए हुए है। खुशनुमा रंग बिरंगे परिंदे इधर से उधर उड़ते हुए अपनी अपनी बोलियों में अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। इतने में उसकी निगाह एक सिमत को उठती है और फिर निगाह उस सिमत टिक जाती है। ऐसा लगता है कि उस सिमत से किसी की आमद मुतवक्का है और फिर देखते ही देखते घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोच में पड़ जाती है कि इस वक्त और यहाँ पर घोड़े कहाँ से आ गए और फिर ये घोड़े हिनहिना क्यों रहे हैं। खैर, उस सिमत से उसकी निगाह हटती नहीं है। इतने में उसे नजर आता है कि वो घोड़े उसी की जानिब आ रहे हैं। अब मंजर ज़रा वाज़ेह होता है तो उसे नजर आता है कि एक बग्गी है जिसमें घोड़े जुते हुए हैं। बड़ी तेजी से घोड़े उसकी जानिब बढ़ते आ रही हैं। फिर मंजर और ज़्यादा वाज़ेह होता है
तो वो देखती है कि घोड़े बुर्राक सूरत बिल्कुल सफ़ेद हैं, और यही नहीं बल्कि घोड़े जिस बग्गी में जुते हुए हैं वो पूरी की पूरी बग्गी भी सफ़ेद है। अब उसकी महवियत मज़ीद बढ़ जाती है और घोड़े समेत बग्गी और करीब से करीब तर आती जा रही है। चंदा की सोच जैसे किसी सुई की नोक पर टिक जाती है और उसके होंठों पर खुद ब खुद मुस्कान बिखर जाती है। वो खुद भी किसी अप्सरा से कम नज़र नहीं आ रही थी। बग्गी बड़ी तेज़ी से आते आते उससे चंद गज के फासले पर रुक जाती है तो वह बिल्कुल अचंभे में पड़ जाती है। बग्गी में कुल 8 घोड़े जुते हुए थे। बग्गी उसके करीब आ जाती है और वो बग्गी ज़मीन पर नहीं बल्कि फ़िज़ा में मुअल्लिक चलती हुई आ रही थी। और ये देखकर चंदा तो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है कि बग्गी हमेशा ज़मीनी सड़क पर चलती है और ये बग्गी कैसी है जो कि ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में चल रही है। इतने में वो बग्गी बिल्कुल उसके करीब आकर रुक जाती है और उस वक्त वो बग्गी ज़मीन से कोई 2 या 3 फुट ऊपर फ़िज़ा में मुअल्लिक रहती है। और जब चंदा भरपूर अपनी नज़र बग्गी पर डालती है तो बगैर हैरान हुए नहीं रहती, क्योंकि बग्गी पर एक कोचवान की जगह एक शख्स मौजूद है जो कि हैवले की सूरत में है। बग्गी के अंदर सीट पर एक बहुत ही वजी, खूबरू, लाखों में यकता खूबसूरत एक शहजादा विराजमान है और वो शहजादा खुद भी बिल्कुल सफ़ेद लिबास में मलबूस है और उसके होंठों पर तबस्सुम आवीज़ा है। वो यकटक चंदा की तरफ गहरी नज़रों से देख रहा है। शहजादा और चंदा दोनों की निगाहें जैसे एक दूसरे के चेहरे पर गड़कर रह गई हैं। इतने में शहजादा मुस्कुराते हुए अपना हाथ चंदा की तरफ बढ़ाता है और फिर बोलता है, शहजादी। अंदाज ऐसा होता है कि चंदा बग्गी में सवार होने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए। वाज़े तौर पर चंदा समझ जाती है कि शहजादा बग्गी में सवार होने के लिए मेरी जानिब हाथ बढ़ा रहा है कि इतने में शहजादे की मुतरन्नम, दिलकश और मनमोहनी आवाज़ चंदा की समात में रस घोलने लगती है। शहजादी, बग्गी में सवार होने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। और ये सुनना था कि चंदा के कदम खुद ब खुद बग्गी के पायदान की तरफ बढ़े और फिर चंदा पलक झपकते ही शहजादे के हाथ का सहारा लेकर बग्गी में सवार हो गई। चंदा के बग्गी में सवार होते ही शहजादे ने हाथ का इशारा किया कि शहजादी सीट पर बैठ जाएं और फिर चंदा बग्गी के नरमो नाजुक आरामदेह सीट पर विराजमान हो जाती है। और फिर मुस्कुराती हुई चंदा अपनी नज़रें शहजादे पर मरकूज करती है तो शहजादा एक अनजान जुबान में कोचवान की तरफ मुंह करके बोलता है तो बग्गी हवाओं में उड़ने लगती है। और यही नहीं बल्कि बग्गी में जुते 8 घोड़े किसी अनजान मंजिल की तरफ सरपट दौड़ने लगते हैं। शहजादा भी चंदा के बराबर में बैठकर मुस्कुराते हुए चंदा का दायां हाथ अपने हाथों में ले लेता है। ऐसा करने से शहजादे के नरमो नाजुक हाथ का लम्स चंदा अपने हाथ पर महसूस करती है और जहनी तौर पर बहुत ही फरहत महसूस करते हुए खुशी से सरशार हो जाती है। फिर चंदा जहनी तौर पर एक अजीब खलफिशार में मुब्तला होती है कि ये शहजादा कौन है और ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। शहजादा चंदा की दिली सोच को भांप कर बोलता है, शहजादी आप घबराएं नहीं और ना ही अपने दिल में किसी किस्म की सोच को जगा दें। मैं कोई गैर नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत का दम भरने वाला आपका परिस्तार हूँ। ये सुनते ही चंदा जहनी तौर पर हवाओं में खुद को उड़ता हुआ महसूस करती है। फिर शहजादे की आवाज़ सुनाई देती है, शहजादी मैं आपको अपनी दुनिया की सैर कराने ले जा रहा हूँ। आप घबराएं नहीं, बखैर व आफियत आपको आपके घर छोड़ जाऊँगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आपको मैं कैसा लगा? क्या आपका दिल मेरी चाहत, खुलूस और मोहब्बत को कबूल कर रहा है? ये सुनना था कि चंदा के होंठों पर मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई, जिसका वाज़े सबूत था कि शहजादे तुम फिक्रमंद ना हो, मैं खुद भी तुम्हारी चाहत और मोहब्बत की कायल हो गई हूँ। शहजादा अपने दिल और चाहत की बाबत तरह तरह से चंदा को अपनी चाहत का इकरार कराता रहा और चंदा शर्मो हया के पेशे नज़र अपनी आंखों के इशारे और अपनी मुस्कुराहट से इकरार करती रही। तकरीबन 1 घंटा होने वाला था मगर अभी तक बग्गी पूरी रफ्तार से हवा में मौलिक आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। और फिर 1 घंटा पूरा होते ही ऐसा लगा कि बग्गी ऊपर से नीचे की तरफ परवाज कर रही है। और फिर चंद मिनट बाद ही बग्गी एक खुशनुमा फूलों भरे बाग में खड़ी हो गई। ये देखकर शहजादा अपनी जगह से उठा और अपनी आंखों से इशारा किया कि शहजादी आप बग्गी से नीचे उतरने के लिए आगे को कदम बढ़ाएं। और ये इशारा पाते ही चंदा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए शहजादे का अपनी जानिब बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया और फिर दोनों बग्गी से नीचे उतर गए। दोनों का बग्गी से नीचे उतरना था कि बग्गी आगे को बढ़ती हुई नज़रों से ओझल हो गई। ताहद्दे निगाह रंग बरंग फूल ही फूल थे और हर सिमत से दिलो दिमाग को फरहत बख्शती और मस्त करती हुई खुशबू दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। अचानक चंदा के दिमाग में आया, ऐसी खुशनुमा और दिल को मस्त करता मंजर, काश कि मैं हमेशा ऐसी ही जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजारूं।
फूलों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत साइबान बना नजर आया। साइबान के नीचे आरामदेह दिलकश कुर्सियां मौजूद थीं। शहजादा चंदा का हाथ पकड़े हुए साइबान की तरफ बढ़ा। साइबान में पहुंचना था कि एक तरफ से 4 खूबरू लड़कियां साइबान की तरफ आती हुई नजर आईं। उन्होंने अपने हाथ में दरमियाना साइज के थाल पकड़े थे और उन थालों में गुलाब की पत्तियां थीं। करीब आते ही उन लड़कियों ने शहजादा और चंदा के कदमों में गुलाब की पत्तियां डालना शुरू कर दी। गुलाब की पत्तियां कदमों में डालकर वो चारों लड़कियां चंदा और शहजादे का इस्तकबाल कर रही थीं। कदमों में गुलाब की पत्तियां डालने के बाद वो चारों लड़कियां सर झुकाकर बादब खड़ी हो गईं। इसके बाद शहजादे ने किसी अनजान जुबान में उन्हें मुखातिब किया तो वो सर झुकाए वापस चली गईं। इसके बाद उस जगह दिल मोह लेने वाला साज बजना शुरू हो गया। उसके बाद शहजादा और चंदा साइबान के नीचे मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। फिर देखते ही देखते उस जगह एक बहुत बड़ी मेज आ गई। मेज को 4 लड़कियों ने उठा रखा था। मेज रखने के बाद चारों लड़कियां एक तरफ को चली गईं। इसके बाद 8-10 के करीब लड़कियां उस जगह आ गईं। उनके हाथ में खूबसूरत डिशेस थीं और उन डिशेस में अनवाउ इकसाम के खाने मौजूद थे। खाने से गर्मा गर्म भाप उठ रही थी। मेज पर तमाम खाने की डिशेस रखते ही सारी लड़कियां वापस चली गईं तो शहजादा बोला, शहजादी ये तमाम खाने आपके लिए हैं, शौक फरमाएं। शहजादे की बात सुनकर चंदा ने चंद खाने चखने के तौर पर खाए। खाने इतने लजीज थे कि चखते ही चखते चंदा की तबीयत सैर हो गई। खाने से चंदा फारिग हुई तो शहजादा उसके कदमों में बैठकर बोला, शहजादी क्या मैं आपसे मोहब्बत करने के काबिल हूँ? मैं उम्मीद रखूँ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगी, और अगर आपने मेरा दिल तोड़ दिया तो मैं अपनी ज़ात का मुकम्मल खात्मा कर लूँगा। मैं एक तवील अरसे से आपके इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ। आपको तो अंदाज़ा नहीं, मगर मुझे अंदाज़ा है कि मैं रात रात भर जाग कर आपके लिए आहें भरता रहता हूँ। मैंने गायबाना तौर से एक एक पल आपकी राह में आंखें बिछाई हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दुनिया का कोई भी शख्स अगर आपको नुकसान पहुँचाने के लिए सोचेगा भी तो मैं उस शख्स को जान से मार दूंगा। अगर किसी की ज़ात ने आपको ज़रा बराबर भी दुख पहुँचाया तो मैं उसका खात्मा कर दूंगा, चाहे वो हस्ती आपका करीबी ही क्यों ना हो। आपकी खुशी मेरी खुशी है। मैं आपकी आंखों में गम की परछाई नहीं देख सकता। बस आप ये जान लें कि आपकी खुशी मेरी ज़िंदगी है। अगर एक पल के लिए भी आप उदास हो गई तो मैं अपने आप को मुआफ़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपको मैली आंख से भी देखा तो मैं उसकी आंख निकाल कर उसकी हथेली पर रख दूंगा। चाहे कोई मेरा करीबी हो या आपका कोई रिश्तेदार जिसने आपकी खुशी में रखना डालने की कोशिश की, तो मैं उस शख्स का नाता दुनिया से तोड़कर रख दूंगा। मैं हर उस शख्स को निशाने इबरत बना दूंगा जो आपकी राह में आने की कोशिश करेगा। मैं उस शख्स को भी कर्बोजियत में मुब्तला करके नीस्तो नाबूद कर दूंगा जिसने अपने दिल में आपकी चाहत को जगा दी। गैर तो गैर, अगर मेरे दिल में भी किसी पल आपके लिए किसी खोट ने सर उभारा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद को भी हलाक कर लूँगा। शहजादी बस आप ये समझ लें कि आपकी मुस्कुराहट और खुशी मेरी ज़िंदगी की ज़मानत है। अगर वक्त आया तो मैं दुनिया से टकरा जाऊँगा आपकी खुशी के लिए और आपके हसूल के लिए। बस जो कुछ कहना था मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। अब आपकी मर्जी कि मेरी मोहब्बत का इकरार करें या मेरी मोहब्बत को ठुकरा दें। सरे खम तस्लीम है जो मिजाज आप में आए। और ये बोलकर शहजादा खामोश हो गया। इसके बाद चंदा ने शहजादे का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हाथ पर अपने हाथों का दबाव डालते हुए सर की जुम्बिश से शहजादे का साथ देने का इकरार कर लिया। चंदा बराबर मुस्कुराती रही थी। इसके बाद शहजादा बोला, शहजादी अब आप चलें, आपके जाने का वक्त हो रहा है। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर शहजादे ने अपनी अनजान जुबान में एक आवाज़ लगाई तो झट वही बग्गी आन मौजूद हुई जिस बग्गी में वो दोनों यहाँ तक आए थे। जब बग्गी आ गई तो शहजादा बोला, शहजादी चलें, बग्गी आ गई है, और साथ ही अपने हाथ से इशारा किया और चंदा ने बग्गी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। बग्गी के करीब पहुंचकर शहजादे ने अपने हाथ का सहारा दिया तो चंदा शहजादे के हाथ का सहारा लेकर बग्गी में सवार हो गई। इसके बाद शहजादा भी बग्गी में सवार हो गया। शहजादे का बग्गी में सवार होकर सीट पर बैठना था कि बग्गी में जुते हुए घोड़े हल्की चाल से आगे को बढ़ने लगे। पूरी बग्गी और 8 के 8 घोड़े हवा में मौलिक आगे ही आगे बढ़ने लगे और फिर चंद लम्हे बाद ही घोड़े हवा से बातें करने लगे। और फिर देखते ही देखते बग्गी में मौजूद घोड़े चंदा के मकान के मेन गेट पर पहुंच गए तो शहजादे ने चंदा के हाथ का बोसा लिया और चंदा बग्गी से उतरकर खरामा खरामा चलती हुई अपने कमरे में पहुंच गई और अपने बिस्तर पर लेट गई कि अचानक चंदा की आंख खुल गई। वो ख्वाब से अब बेदार हो चुकी थी। ख्वाब से बेदार होते ही चंदा के दिमाग में सोचों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ख्वाब में नजर आने वाले सारे मनाजिर किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगे।
वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और अपने सर को अपने हाथों में थाम लिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी। जो कुछ भी उसने ख्वाब में देखा हकीकत से उसका कोसों दूर पता ना था, मगर जो कुछ भी था वो गलत नहीं था। उसे एक एक पल ख्वाब में आने वाले मनाजिर याद थे। वो किस तरह हकीकत को झुटला सकती थी। शहजादे से जितनी बातें की थी वो हरफ ब हरफ उसे याद थी। चंदा अचंभे में थी कि उसने ऐसा ख्वाब क्यों देखा। इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। अभी तक उसका पूरा जिस्म भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर हो रहा था। रात में ना वो कमरे में कोई खुशबू छिड़कती थी और ना ही कोई खुशबू वो खुद सोते वक्त इस्तेमाल करती थी। नींद उसकी आंखों से अब कोसों दूर जा चुकी थी। एक नई उमंग अपने अंदर महसूस कर रही थी। शहजादे की खूबसूरती, वजीह कद काट और फिर दिलकश मुतरन्नम गुफ्तगू अभी तक उसके कानों में रस घोल रही थी। वो लाख अपने जहन को झटकती मगर हर मंजर उसकी आंखों में घूमने लगता। अब तक उसकी जो उम्र थी, जवानी की दहलीज तो वो पार कर चुकी थी, मगर आज से पहले उसने कोई ऐसा ख्वाब न देखा था और ना ही कोई अब तक कोई नौजवान उसके ख्वाब में आया था, क्योंकि उसने कभी किसी नौजवान के अदना ख्याल को भी अपने दिमाग में जगह नहीं दी थी। ख्वाब में आने वाली सारी बातों को जब सोचते सोचते थक गई तो झट से बिस्तर से उठी और फ्रिज के पास आकर ठंडे पानी की बोतल निकाली और अपने होंठों से बोतल लगा ली। ठंडे पानी ने कदरे उसे सुकून का एहसास दिलाया। पानी पीने के बाद वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। फिर वह वॉशरूम में गई और नलके से अपने हाथों में पानी लेकर अपने मुंह पर छपाके मारी। ऐसा करने से उसे मजीद कुछ सुकून मिला। इसके बाद वो वॉशरूम से निकली और बिस्तर पर आकर बैठ गई। फिर दोबारा अपने ख्वाबों में खो गई कि इतने में अज़ान फजर की आवाज़ समाज से टकराई। फिर उसने सोचा अब सुबह होने वाली है और ये सोचकर नमाज फजर की अदायगी के लिए तैयारी करने लगी। नमाज से फारिग होकर उसने सोचा आज अजीब ख्वाब मुझे नजर आया। खैर मेरी समझ में तो नहीं आया, कल मैं स्कूल में आयशा से मालूम करूंगी कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। सुबह का उजाला हर सू फैल गया तो वो अपने कमरे से निकली, नहा धोकर फ्रेश हुई। इसके बाद तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई। मेज़ पर पहले ही दोनों बहनें मौजूद थीं। दोनों छोटी बहनें दूसरे स्कूल में पढ़ती थीं। मेज़ पर वालदा भी मौजूद थीं। उनके वालिद शरफुद्दीन किसी काम से जल्दी चले गए थे। सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद दोनों बहनें अपने स्कूल और चंदा ने अपने स्कूल जाने के लिए अपना बैग उठाया और डाइनिंग हॉल से निकलती चली गई। वो अपनी बग्गी में बैठी और बग्गी आगे को बढ़ती चली गई। आध घंटे बाद बग्गी स्कूल के गेट पर पहुंच गई तो वो बग्गी से नीचे उतरी और क्लास में दाखिल हो गई। अभी तक आयशा क्लास में नहीं आई थी। वो अपनी जगह पर बैठकर आयशा का इंतजार करने लगी। कोई 15 मिनट बाद आयशा क्लास में दाखिल होती नजर आई तो चंदा खुशी से सरशार हो गई, क्योंकि अब आयशा से उसने रात वाले ख्वाब की ताबीर मालूम करनी थी। आयशा चलती हुई आई और चंदा के पास बैठ गई तो चंदा ने पूछा, अरे आज तू लेट कैसे हो गई, वरना तो तू हर रोज मुझसे पहले आ जाती थी। आयशा ने जवाब दिया, आज मैं जरा देर से उठी और फिर तैयारी करते करते देर हो गई, लेकिन असल बात यह है कि तू आज जल्दी आ गई है। क्या मैं वजह जान सकती हूँ जल्दी आने की? ये सुनकर चंदा बोली, दरअसल मेरे जहन में सोचों का गंभीर तूफान उठ खड़ा हुआ है और इसलिए मैं जल्दी आ गई कि इस मसले के मुतालिक तुझसे बात करूं। ये बातें हो रही थी कि स्कूल की घंटी बजी और क्लास टीचर मिसेज रुखसाना क्लास में आ गई और इस तरह चंदा और आयशा की बात अधूरी रह गई। लेकिन चंदा ने इशारे इशारे में आयशा को बताया कि ऑफ पीरियड में बात करूंगी और फिर इसके बाद दोनों क्लास टीचर की तरफ मुतवज्जा हो गईं। इत्तेफाक से उनका दूसरा पीरियड ऑफ था। आयशा बोली, चल बाहर चलते हैं। यह सुनकर चंदा बोली, बाहर जाने के लिए मेरा दिल राजी नहीं। मैं चाहती हूँ कि जो बात मैंने करनी है इसी जगह बैठकर तुझे बताती हूँ। आयशा बोली, अच्छा खैर चल, क्या अहम बात हो गई, कहीं किसी से दिल तो नहीं उलझ गया? आयशा की बात सुनकर चंदा ने एक बहुत लंबा सांस लिया और फिर हरफ बा हरफ सारी बात आयशा के गोश गुजार कर दी। चंदा की सारी रुदात सुनकर आयशा ने चंद लम्हे अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपनी आंखें खोली और बोली, बन्नो, तुम्हारी बातों से मैंने अंदाजा किया है कि तुम किसी की नजरों में आ गई हो। आयशा की बात सुनकर चंदा ने चुटकी भरी और बोली, चल हट, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आयशा बोली, चंदा हो ना हो, तेरे ख्वाब से तो पता चल रहा है कि यकीनन कोई तुझे अपने दिल में बिठा चुका है और तेरे ख्यालों में काफी दूर तक आगे निकल गया है। चंदा जो कि खामोशी से आयशा की बातें सुन रही थी, झट बोली, अगर कोई ऐसा मेरे सामने आया और अपनी जुबान खोली तो मैं उसकी जुबान गद्दी से खींच लूंगी। भाई मैं इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती और अगर कोई मेरी सोच के मुताबिक होगा तो सोचा जाएगा। बहरहाल चंदा, तेरे ख्वाब से मैंने तो यही अंदाजा लगाया है कि जरूर कोई दिल जला तेरी जात को अपने दिमाग में बिठाकर तेरे मुतल्लिक सोच रहा है और ये ज़रूरी नहीं कि तू भी उसके मुतल्लिक सोचे। इश्क व मोहब्बत का फ़लसफ़ा ये होता है कि सबसे पहले एक फ़र्द किसी की ज़ात के मुतल्लिक सोचना शुरू कर देता है,
और अपनी सोच को वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। यहाँ तक कि उठते बैठते, खाते पीते और सोते जागते अपने महबूब को दिमाग में बिठा लेता है। मुझे तो लग रहा है कि चंदा बेगम तुम्हारी चाहत कोई कर बैठा है और अब ये देखना है कि तुम्हारा हकीकत से कब वास्ता पड़ता है। ये सुनकर चंदा बगौर आयशा को घूरने लगी और फिर बोली, हकीकत की बच्ची, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं और ना ही मैं ऐसा कुछ सोच सकती हूँ। और अगर किसी ने मेरे सामने ऐसी बात की तो मैं उसकी जुबान पर हमेशा हमेशा के लिए ताला डाल दूंगी, ताकि किसी और के सामने भी अपनी चाहत, मोहब्बत और दिल की बेकरारी का इजहार न कर सके। ये सुनकर आयशा बोली, बन्नो, ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा और तुम क्या कदम उठाओगी। मैंने तो अक्सर पढ़ा है और सुना है कि बड़े से बड़े दिल गुर्दे वाले, मुस्तहकम इरादे वाले भी अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रख पाते और मोहब्बत जैसे मूजी मर्ज का शिकार होकर तन्हाई नहीं बल्कि दूसरों के सामने भी आहें भरने लगती हैं। और तुम किस खेत की मूली हो चंदा बेगम? आयशा की तरफ देखते हुए चंदा मुस्कुराने लगी और बोली, आयशा, मैं तुम्हारी सारी बातों को रद्द करके दिखाऊंगी और मैं किसी सूरत भी मोहब्बत जैसे मूजी मर्ज का शिकार नहीं होंगी। खैर, उन दोनों की बातें यहीं तक हुई थी कि थर्ड पीरियड की घंटी बज गई और टीचर क्लास में दाखिल हुई तो दोनों अटेंशन हो गई। इसके बाद पीरियड पर पीरियड चलता रहा और दोनों को इस मौजू पर बात करने का मौका नहीं मिला। फिर आखिरी पीरियड के बाद छुट्टी की घंटी बजी तो दोनों ने अपने अपने बैग उठाए और क्लासरूम से बाहर निकल गईं। चंदा की बग्गी का कोचवान बग्गी पर बैठा चंदा का इंतजार कर रहा था। ये रोज का मामूल था कि बग्गी का कोचवान कोई 15-20 मिनट छुट्टी होने से पहले बग्गी लेकर आता और छुट्टी का इंतजार करने लगता। चंदा खरामा खरामा अपनी बग्गी की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि अरे, ख्यालों में गुम, उसने आज तो आयशा से हाथ नहीं मिलाया। तो झट वो आयशा की तरफ बढ़ी और उसे हाथ मिलाकर बोली, मैं तो ख्यालों में गुम थी, तू तो हाथ मिला लेती। आयशा बोली, दरअसल मैं देख रही थी कि तुझे हाथ मिलाना याद भी आता है कि नहीं, लेकिन शुक्र है कि तेरा दिमाग अभी तक ख्वाब में इतना नहीं उलझा, यानी अभी दिमाग ज्यादा उलझने में वक्त बाकी है। खैर, दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और फिर चंदा अपनी बग्गी में बैठकर अपने घर रवाना हो गई। घर पहुंचकर चंदा ने अपना बैग मेज पर रखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाकर वो बिस्तर पर लेट गई ताकि चंद मिनट तक कमर सीधी कर ले। इतने में मुलाजमा की आवाज़ सुनाई दी, चंदा बीबी, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मालकिन ने मेज पर खाना लगाने का कह दिया है। खुशबू और किरण बीबी स्कूल से आ चुकी हैं। अच्छा, मैं चंद मिनट में आती हूँ, चंदा ने कहा और बिस्तर से उठकर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज किया और मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। खाना खाया और फिर खाने से फारिग होकर हाथ धोया और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि उसकी खालाजाद रजिया की आवाज़ सुनाई दी, जो कि चंदा के कमरे की जानिब ही आ रही थी। रजिया की आवाज़ सुनकर चंदा जेरे लब बुड़बुड़ाई, चलो अच्छा हुआ कि रजिया आ गई, अब थोड़ा वक्त गपशप में कट जाएगा। इतने में रजिया कमरे में आ धमकी। अभी तक चंदा बिस्तर पर लेटी पड़ी थी। कमरे में आते ही रजिया बोली, चंदा रानी, खैरियत तो है ना? आज तुम खिलाफे तवक्को इस वक्त तन्हा कमरे में पड़ी पड़ी क्या सोच विचार कर रही हो? चंदा बोली, अरे कुछ नहीं, बस जरा थक गई थी, सोचा कि चलो थोड़ा वक्त जरा कमर सीधी कर लेती हूँ। भाई, जवानी में ज्यादा थकन और टेढ़ी कमर का मसला ज्यादा खराब होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं खालू जान से बात करूं कि खालू जान जरा चंदा की कमर पर तवज्जो दें, क्योंकि चंदा की कमर में थकन घुस गई है या फिर घुस रही है। ये सुनकर चंदा बोली, रजिया, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। तू ये बता कि इतनी दोपहरी में तेरे पाँव का चैन कहाँ चला गया? वरना तू तो रोजाना दोपहर में आराम करती है, मगर आज? रजिया बोली, अरे मैं यूं जलती दोपहर में आ गई कि कल जब मैं स्कूल से वापस आई तो पड़ोस में रिहाइश पजीर शाहनवाज ने बड़े जोर की सीटी बजाई और दौड़ता हुआ मेरे आगे से निकलता चला गया था। मैं उसे देखकर हैरानो परेशान हो गई कि आज इस पागल पर कौन सा दौरा पड़ा, हालांकि कल से पहले तो वो हमेशा दुम दबाकर रहता था। फिर तूने क्या सोचा उसके मुतालिक? चंदा बोली, मैंने सोचा कि पहले तुझसे मशवरा कर लूं कि अगर उसने आइंदा कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैंने क्या कदम उठाना है, और अब मैं वही करूंगी जो तू मशवरा देगी। रजिया बोली। ये सुनकर चंदा मुस्कुराने लगी और रजिया को घूरते हुए बोली, रज़ो बेगम, जब आइंदा वो तुम्हें मुतवज्जा करने के लिए कोई हरकत करे तो मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाना और बोलना, आई लव यू। ये सुनकर रजिया तो जैसे चीख कर बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मुझे ऐसा मशवरा दे रही है? इसके बाद चंदा मुस्कुराते हुए बोली, दिमाग तो तेरा खराब हो रहा है। अरे वो सीटी बजाता है तो बजाने दे। अगर छिछोड़े लड़कों के अमल पर कोई रद्दमल जाहिर किया जाए तो वो कमवक्त और आगे बढ़ती हैं और फिर बदनामी का सैलाब जोर मारने लगता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि खामोश रहा जाए। पास पड़ोस की बात है, अगर वो हद से बढ़ गया तो तू मेरे पास आ जाना, मैं तेरे साथ चलकर उसके घर में ही उसके कान खींचकर इस काबिल कर दूंगी कि आइंदा वो तुझे जरूर रजिया बाजी बोलेगा। तू कोई फिक्र न कर, बात की बात पर छोड़ दे। मुझे इस तरह के लुच्चे लफंगे को लगाम देना अच्छी तरह आता है।
अगर वो फिर भी ना माना तो मैं हकीकत में उसे गोली मार दूंगी और अपनी रज़ो को टेंशन से बचा लूंगी। अरे चंदा, इसीलिए तो मैं तेरे पास दौड़ी दौड़ी आ गई कि तू ही मुझे कोई माकूल मशवरा दे सकती है। अब देखना तूने कितना ज़बरदस्त मशवरा दिया, और फिर ये भी कि वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो तू उसे गोली मार देगी। और ये तो मुझे मालूम है कि तू जो बोलती है वो कर भी गुजरती है। खैर, मैं तेरे मशवरे पर आंख बंद करके अमल करूंगी, और अगर अब उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तेरे पास चली आऊंगी और फिर होगा दमादम। फिर चंदा बोली, रजिया अब अपनी लल्लो बंद कर, और अब मेरा भी एक मसला है, गौर से सुन और सोच समझ कर मशवरा दे। अच्छा, तो ये बात है। अरे भाई, मैं तो मशवरा लेने आई थी, मशवरा देने नहीं। खैर, जब तू मेरे काम आ सकती है तो मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी तेरा मसला सुनूं, और फिर मैं खुद को देखूं कि क्या मैं भी कोई सूदमंद मशवरा दे सकती हूँ। चल तू अपना मसला बयान कर। रजिया, मेरा मसला है कि मैंने एक ज़बरदस्त ख्वाब देखा है। एक शहजादा मुझ पर मर मिटा है और हर सूरत वो मुझे अपनाना चाहता है। वो मेरी चाहत में इतना आगे बढ़ चुका है कि मेरी खातिर वो अपनी जान दे सकता है, और अगर किसी ने मुझे रोका टोका या दुख पहुंचाया तो मेरी खातिर उसकी जान भी ले सकता है। और चंदा बेगम, उस शहजादे के मुतालिक तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? क्या तुमने उसे देखा है या फिर वह तुम्हारे सामने आया है? रजिया बोली, अरे यही तो गंभीर मसला दरपेश है। ना वो मेरे सामने आया है और ना ही मेरे दिलो दिमाग में किसी के लिए कोई बात है, बल्कि मैंने तो आज तक किसी के मुतालिक सोचा तक नहीं। फिर मेरा ख्वाब क्या मायने रखता है? चंदा बोली। ये सुनकर झट रजिया बोली, अरे होगा कोई फटीचर शहजादा। तू कहाँ और वो शहजादा कहाँ? ये तो किसी एरो गैरो की कहानी लगती है कि किसी ने तेरा सपना देखना शुरू कर दिया है। अगर वो तेरे सामने आ जाए तो मैं अपनी जूती से उसका सर गंजा कर दूं। कि इतने में रजिया के मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकली और रजिया की आंखें बंद हो गई। रजिया धड़ाम से कमरे के फर्श पर ढेर हो गई। ये देखकर चंदा तो बदहवास होकर चीखने लगी, अरे दौड़ो, अरे जल्दी करो, कोई है? ये सुनते ही घर के सारे अफराद भागम भाग चंदा के कमरे में घुसते चले आए। जब वो कमरे में आए तो फर्श पर ढेर रजिया को देखकर घबरा गई। खैर, चंदा की वालदा आगे बढ़ी। वो काफ़ी दिलेर थी और उतार चढ़ाव को समझने वाली थी। वह रजिया के करीब बैठी और जल्दी से गिलास में पानी मंगवाकर उसके मुंह पर छिड़का। चंद बार ऐसा करने से रजिया ने यकदम बदहवासी के आलम में आंखें खोल दी। वह बहुत घबराई हुई थी। वाज़ेह तौर पर उसकी शक्ल से खौफा हरास छलक रहा था। चंदा की वालदा बोली, बेटा अब तबीयत कैसी है? क्या तबीयत खराब थी? लगता है कि तुम्हें गर्मी लगी और तुम गिर पड़ी, या फिर कोई और बात है तो जल्दी से बता दो। फिर वो बोली मुलाजमा से, जरीना जल्दी से भागकर ठंडा पानी लिया, पानी पिएगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी। और ये सुनते ही जरीना ठंडा पानी लेने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि फ्रिज तो चंदा के कमरे में ही मौजूद था। जरीना जल्दी से ठंडा पानी लेकर आई और गिलास चंदा की वालदा के हाथ में पकड़ा दिया तो उन्होंने रजिया को ठंडा पानी पिलाया। अब रजिया उठकर चंदा के बिस्तर पर बैठ चुकी थी। ठंडा पानी पीने के बाद उसकी तबीयत कुछ बहाल हुई और फिर चंदा की वालदा के पूछने पर रजिया ने बताया, खाला, अचानक मेरी नज़रों के सामने एक बहुत ही पुरहैबत डरावना इंसान मेरे सामने आया। उसकी 3 आंखें थीं, 2 आंखें अपनी जगह और एक आंख उसके माथे के दरमियान में थी, और फिर तीनों आंखें अंगारे की मानिंद हो रही थीं, और साथ ही उसके 2 दांत हाथी जैसे बाहर को निकले हुए थे। और वह मेरी तरफ तेजी से बढ़ा ताकि मेरी गर्दन दबा दे, और फिर खौफ और दहशत से मेरी चीख निकल गई। इसके बाद मुझे कोई होश न रहा। रजिया की बात सुनकर खाला बोली, अरे बेटा, हो सकता है कि तू वैसे ही डर गई हो, ये तेरा वहम भी हो सकता है। खैर, ऐसी कोई बात नहीं, चल तू मेरे पास थोड़ी देर बैठना तो तेरी तबीयत मजीद ठीक हो जाएगी। दिन बड़ी तेजी से गुजर गया और शाम होने से पहले रजिया अपने घर चली गई। वैसे रजिया का घर पड़ोस में था। खाला के काफ़ी समझाने पर रजिया के दिमाग से खौफ और हिरास निकल गया और रजिया ये समझ गई कि हो सकता है जो कुछ उसके साथ हुआ था वो उसका वहम हो। शाम के बाद रात का अंधेरा हरसू मुसल्लत हो गया। डूबते चांद की तारीक रातें थीं और फिर ऊपर से बूंदाबांदी हो रही थी। घर के सारे मकीन अपने अपने घरों में महवे ख्वाब थे। चंदा अपने कमरे में नींद के मजे ले रही थी कि अचानक वो ख्वाब की वादी में पहुंच गई। उसने देखा कि वो पहले दिन की तरह फूलों के बाग में खड़ी है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों की भीनी भीनी खुशबू फिजा को मुअत्तर कर रही है। इतने में उसने महसूस किया कि बग्गी में जुते घोड़े बग्गी को खींचते हुए ला रही हैं। दूर से आती हुई बग्गी वाज़ेह हो गई और फिर आगे को बढ़ते हुए उसके करीब आकर रुक गई। बग्गी का कोचवान वाज़ेह नहीं था, एक हैवले की सूरत में मौजूद था। बग्गी ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में मौलिक थी और बग्गी में वही शहजादा मुस्कुराते हुए नजर आया। और फिर शहजादे की आवाज़ सुनाई दी, शहजादी तशरीफ़ ले आई। ये सुनना था कि मुस्कुराते हुए चंदा बग्गी के पायदान पर पांव रखने के लिए आगे बढ़ी तो शहजादे ने अपना हाथ आगे कर दिया और फिर चंदा शहजादे के हाथ का सहारा लेकर बग्गी पर चढ़ गई। इसके बाद बग्गी में चंदा के बैठते ही बग्गी को इशारा मिलते ही बग्गी एक नामालूम मंजिल की तरफ हवा में मौलिक आगे ही आगे बड़ी तेजी से बढ़ने लगी।
चंदा के होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट अयान थी और शहजादे ने बगौर अपनी निगाहें चंदा पर मरकूज कर रखी थी। चंदा अपने अंदर बहुत ही फरहत महसूस कर रही थी। ऐसा मंजर जो कि नाकाबिले बयान था। बुर्राक, सफ़ेद घोड़े और सफ़ेद ही बग्गी, और सफ़ेद बादलों में बग्गी सरपट दौड़ती चली जा रही थी कि फिर अचानक आठों के आठों घोड़े हिनहिनाए और बग्गी ज़ोरदार हचकोले खाकर रुक गई। बग्गी इतने ज़ोर से रुकी थी कि चंदा और शहजादा अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और बग्गी के सामने हिस्से से टकरा गए। इतने में कोचवान की आवाज़ सुनाई दी, हजूर, आगे खून का दरिया है। उस वक्त कोचवान की आवाज़ चंदा ने सुन ली थी, क्योंकि कोचवान ने अनजान जुबान में नहीं बल्कि चंदा की जुबान इस्तेमाल की थी। और फिर अचानक चंदा की आंख खुल गई। चंदा अपने बिस्तर पर विराजमान थी और ना जाने रात का कौन सा पहर था। चंदा ख्वाब से बेदार होकर थर थर कांपने लगी। चंदा की हालत बहुत गैर हो रही थी। कमरे में लाइट बदस्तूर चल रही थी। चंदा को आदत थी कि वह अपने कमरे में लाइट जलाकर सोती थी। जिस्म पर कपकपी तारी थी, दिमाग झुंझुना रहा था और आंखें छत पर टिकी पड़ी थी। चंदा बहुत ज़्यादा सहमी हुई और अचंभे में थी। उसका जहन बड़ी तेजी से ख्वाब के मुतल्लिक सोच रहा था। वह ख्वाब के मुतल्लिक सोच सोच कर खौफ व हिरास में मुब्तला हो गई थी। वह लंबे लंबे सांस ले रही थी और उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। दिल था कि काबू से बाहर होने पर जोर दे रहा था। वो इस कदर सहम गई थी कि उससे किसी किस्म की भी हरकत नहीं हो रही थी। आंखों की हालत ऐसी कि जैसे पत्थर आ गई हों। ऐसा लगता था कि पूरे जिस्म में लहू मुंजमद होकर रह गया हो। दोनों आंखें खुली पड़ी थीं और आंखों में ख्वाब बेदार था। वो इस काबिल भी ना थी कि किसी को आवाज़ दे सके। लाख कोशिश के बावजूद भी जुबान बोलने पर कादिर नहीं हो रही थी। वो चार शाने चित लेटी थी। वो चाहती थी कि किसी तरफ भी करवट ले, मगर अपनी कोशिश में कामयाब न हो पा रही थी। वो हर तरह से बेसुध थी। आंखों की पुतलियां भी बेहिस्सो हरकत एक ही जगह टिकी पड़ी थीं। उसके दिमाग में बार बार आवाज़ गूंज रही थी, हजूर, आगे खून का दरिया है। उसके दिमाग में पूरी फिल्म चल रही थी कि कोचवान की आवाज़ सुनते ही शहजादा बदहवास हो गया था। शहजादे की आंखों में खौफ की परछाइयाँ वाज़ेह नजर आ रही थीं। लाख कोशिश के बावजूद भी चंदा अपने हवास को काबू करने से कासिर थी। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं करूं तो क्या करूं। वो कौन था शहजादा? मेरा और उस शहजादे का ताल्लुक क्या है? वो शहजादा बार बार मेरे ख्वाब में क्यों आ रहा है? इस ख्वाब की ताबीर आखिर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ख्वाब के तहत मेरा सुख चैन छिन जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ख्वाब की ताबीर बहुत भयानक हो? ख्वाब में खून का दरिया देखना ठीक नहीं होता। मुझे अपने आप पर काबू पाना होगा। और ये सोचकर दिमाग में आते ही यकदम उसके मुंह से निकला, या अल्लाह। मुंह से अल्फाज अल्लाह निकलते ही पूरा जिस्म लरज़ गया और फिर वो झट से उठकर बैठ गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। चंद मिनट वो इसी हालत में बिस्तर पर बैठी रही। इसके बाद उठी और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगाकर घटाघट पानी पीने लगी। ठंडा पानी पीकर जब उसकी तबीयत भर गई तो बोतल को फ्रिज में रखा और फिर निढाल कदमों से चलती हुई बिस्तर पर आकर बैठ गई। कोई पौन घंटा तक वो बेसुध सी बैठी रही, लेकिन उसका दिमाग मतवातिर ख्वाब के मुतल्लिक सोचता रहा। और जब वो किसी नतीजे पर ना पहुंच पाई तो बिस्तर पर लेट गई और करवटें बदलने लगी। फिर ना जाने कब वो नींद की वादी में पहुंच गई। सुबह उसकी आंख देर से खुली, जिसकी वजह से वो आज स्कूल ना गई। उसकी बोझल आंखें और जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। उसकी अम्मी ने सवाल किया स्कूल ना जाने का, तो उसने तबीयत की नासाजी का बताकर उन्हें मुतमईन कर दिया। मुंह हाथ धोया और चंद बिस्किट खाकर चाय पी। उसके बाद अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। आज रात में नजर आने वाला ख्वाब उसे मुसलसल परेशान कर रहा था। शहजादे के साथ बग्गी में उड़ते हुए जाना और फिर अचानक बग्गी का रुक जाना और फिर कोचवान की आवाज़ कि हजूर, आगे खून का दरिया है। और सबसे ज़्यादा वो परेशान इसीलिए थी कि इसका क्या मतलब है, खून का दरिया और फिर बग्गी का अचानक रुक जाना। उसका दिल गवाही दे रहा था कि खून के दरिया का नजर आना यकीनन बाइसे परेशानी है, मगर किसकी परेशानी और कहाँ की परेशानी? और फिर दूर दराज से फूलों के बाग से शहजादे के साथ बग्गी में बैठना, आखिर वो शहजादा है कौन और इस ख्वाब की ताबीर क्या है? यही वो सवालात थे जो उसके दिमाग में हथौड़े बरसाते रहे। वक्त धीरे धीरे आगे को सिरकता रहा और फिर दिन के 2 बज गए। वो अपने कमरे में थी कि अचानक बाहर आयशा की आवाज़ सुनाई दी, अरे चंदा की बच्ची, आज तो स्कूल क्यों नहीं आई? और फिर वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि चंदा अपने बिस्तर पर थी और उसकी आंखें बंद थी। चंदा, ये क्या मामला है? मैं स्कूल में इंतजार करते करते थक गई और फिर तंग आकर आखिरी पीरियड छोड़कर आ गई। आयशा की बातें सुनकर चंदा उठकर बिस्तर पर बैठ गई और बहुत लंबा सांस खींचते हुए बोली, यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस बिना पर स्कूल नहीं आई।
लेकिन आयशा की नज़रें बगौर उसका जायजा ले रही थीं। वो बोली, बेगम चंदा, मेरा दिल ये मान नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत नासाज है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुम जहनी तौर पर उलझी हुई हो। आयशा, तेरी बात दुरुस्त है, मैं वाकई जहनी तौर पर कुछ ज्यादा ही उलझी हुई हूँ। और फिर चंदा ने रात में नजर आने वाले ख्वाब को मनवान पूरे का पूरा आयशा के गोश गुजार कर दिया। ख्वाब का सुनकर आयशा चंद मिनट खामोश रही, फिर बोली, चंदा, तुम मान या ना मान, कोई ऐसा है जो उठते बैठते और सोते जागते अपने दिलो दिमाग में तेरा तस्वुर लिए बैठा है, और हो सकता है कि कुछ वक्त बाद तू भी उसकी तरफ रागिब हो जाए। और फिर आज का ख्वाब के खून का दरिया, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि परेशानी और रुकावट या फिर जान जोखों का मसला भी सामने आ जाए। आयशा, मैं रात से ख्वाब के चक्कर में ही उलझी हुई हूँ। चंदा बोली, चंदा बेगम, ख्वाब वाब के चक्कर को छोड़ो और हकीकत की दुनिया में रहो। और वैसे भी मेरा कीमती मशवरा है कि तू कद्दावर आईने के सामने खड़ी होकर अपने सरापे पर भरपूर नजर डाल। तेरा जिस्मानी नशेब फराज नौजवानों को पागल कर देने के लिए काफ़ी है। मैं यकीन से कहती हूँ कि तुझ पर नजर पड़ते ही नौजवानों की दिल की धड़कनें बेकरार हो जाती होंगी। तो बिल्लो रानी, इसके लिए मेरा मशवरा मान लो और ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। और अब इस मौजू पर लेक्चर ख़त्म। मुझे सख्त भूख लगी है और अब तुम फ़ौरन से पेशतर खाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि मेरे पेट में अब भूख के चूहे बेकाबू होने वाले हैं। अच्छा भाई, थोड़ा सब्र कर, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। और फिर चंदा ने अपनी मुलाजमा जरीना को आवाज़ देकर कहा कि फ़ौरन खाना लगा दे। जरीना ने खाना लगा दिया और बोली, चंदा बीबी, खाना लग गया है। इसके बाद दोनों ने खाना खाया। उससे पहले चंदा के घर वालों ने दोपहर का खाना 1 बजे खा लिया था। खाना खाने के बाद चंदा अपने कमरे में आ गई, साथ ही आयशा भी कमरे में आई। तो चंदा बोली, यार कल स्कूल की छुट्टी है, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं पार्क में जाऊं और तेरे लिए हुक्म है कि मेरे साथ पार्क में चलना है। ये सुनकर आयशा बोली, अच्छा बाबा, हुक्म सर आंखों पर। और ये बोलकर आयशा अपने घर जाने के लिए चंदा के कमरे से निकलती चली गई। दूसरे दिन 4 बजे बग्गी में सवार होकर चंदा, आयशा, खुशबू और किरण पार्क में पहुंच गई। पार्क में पहुंचकर आयशा, खुशबू और किरण तो अपने मामूलात में लग गईं और चंदा हस्बे मंशा फूलों की क्यारियों के पास बैठकर फूलों को देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से उठी और बारादरी में आकर बैठ गई। वैसे भी चंदा जब भी पार्क में आती तो बारादरी में घंटों बैठी रहती। बारादरी में उसे वाकई कल भी सुकून मिलता था। बारादरी में बैठे बैठे उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई उसके इर्द गिर्द मंडला रहा है। ये महसूस करते ही उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई भी नहीं था। बहुत हैरान हुई और फिर इसे अपना वहम समझकर सर को झटक दिया और फिर इत्मीनान से बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसे फिर महसूस हुआ कि कोई नादीदा हस्ती उसके बहुत करीब है। ये महसूस करते ही उसने झट अपनी आंखें खोल दी और उसके मुंह से तेजी से निकला, कौन? इसके फौरन बाद बहुत धीमी आवाज में बहुत वाज़ेह सरगोशी सुनाई दी, आपका मुहाफिज। ये सुनते ही चंदा अंदरूनी तौर पर उथल पुथल हो गई, लंबे लंबे सांस लेने लगी। अब तो वह छंबे में पड़ चुकी थी। वह हैरानी से इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये बोलकर छुप गया हो, मगर वहां कोई होता तो उसे नजर आता। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कोई बारादरी के बाहर मौजूद हो, और फिर इसके पेश नज़र वो बारादरी से बाहर निकल आई और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी, मगर बेसूद, कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसे सरगोशी सुनाई दी, घबराएं नहीं, मैं आपका मुहाफिज हूँ। दोबारा सरगोशी के सुनते ही चंदा हकीकत में बदहवास हो गई और उल्टे पांव बारादरी में वापस आई और फिर उसकी नजरें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो मंजर ही ऐसा था। उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो जैसे यकदम साकित होकर रह गई थी, जहन जैसे मादूम होकर रह गया था, आंखें पथरा गई थीं और मुंह खुले का खुला रह गया था। उसके मुंह से निकला, आप कौन? सामने संगी बेंच पर एक वजीह और खूबरू नौजवान बैठा था। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट मौजूद थी। चंदा की आंखें जैसे नौजवान पर गड़कर रह गई थीं। नौजवान के मुंह से निकला, शहजादी, आप घबराएं नहीं, आराम से सामने बेंच पर तशरीफ रखें। और ये सुनते ही चंदा बेखुदी के आलम में बेंच पर ढह सी गई। चंदा हकीकत में अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा सरासीमा थी। उसके दिमाग में किसी सूरत भी ये बात नहीं आ रही थी कि अचानक यह नौजवान आया तो आया किधर से, क्योंकि जब वो चारों यानी आयशा, खुशबू, किरण और वो खुद पार्क में आई थी तो उन चारों के सिवा कोई भी पार्क में मौजूद नहीं था। और फिर जब वो बारादरी में आकर बैठी थी तो उस वक्त भी कोई वहां मौजूद नहीं था। तो अचानक ये नौजवान आया तो कहां से आया? चंदा की नजरें यकटक नौजवान पर मरकूज थीं। चंदा की बदहवासी देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अंदरूनी और बैरूनी दोनों तौर पर बहुत ज्यादा व्याकुल है। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी थी और नौजवान था कि मतवातर चंदा पर अपनी निगाहें मरकूज किए मुस्कुराई जा रहा था। चंदा ने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और फिर लंबा सांस खींचा
और नौजवान पर यह बात अयां हो गई कि चंदा उसकी अचानक मौजूदगी पर बहुत ज्यादा अपसेट है। नौजवान के लब हिले। शहजादी साहिबा, आप परेशान ना हो। दरअसल मैं आया तो आपकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और फिर मुझे शरारत सूझी कि आपको थोड़ा सा परेशान करूं, और अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई तो मैं माजरत खा हूँ। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें और अपने आप को मज़ीद हल्का न करें, और अगर आपको एतराज़ है तो मैं आपकी खुशी के पेश नज़र आपके सामने नहीं आऊँगा। मैं एक मरतबा फिर माफ़ी मांगता हूँ और आप आराम करें, मैं चला जाता हूँ। और ये बोलते ही वो नौजवान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर चंदा ने अपने सीधे हाथ से इशारा किया कि वो अपनी जगह पर बैठ जाए, और फिर चंदा के हाथ का इशारा देखते ही नौजवान अपनी जगह पर बैठ गया और बोला, अब तो आप परेशान नहीं हैं, क्या मैं समझ जाऊं कि आपने मुझे माफ़ कर दिया? ये सुनकर चंदा बोली, आप हैं कौन? और मैं यूं परेशान हूं कि मैंने आपको बारादरी में और बारादरी के बाहर तलाश किया, मगर आप नजर नहीं आए, और फिर पलक झपकते ही बारादरी में बराजमान मिले, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। चंदा फिर बोली, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इंसान नहीं छलावा हैं, और फिर यही नहीं बल्कि मैं और भी ज़्यादा यूं हैरान हूँ कि मैंने आपको कहीं और भी देखा है, और कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। वैसे मेरी याददाश्त ज़्यादा कमज़ोर नहीं, मैंने आपको किसी और जगह भी देखा ज़रूर है। ये सुनकर नौजवान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। फिर वो बोला, अब मैं बता सकता हूँ, आपने मुझे ज़रूर देखा होगा, इस बात को मैं झूठ तो नहीं मान सकता। आपने देखा होगा, मगर कहाँ, ये तो आप बखूबी समझ सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने जहन पर जोर डालें तो आपको याद आ जाए, और यही बात मैं भी वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त से पहले भी मैंने आपको कहीं देखा है, और बहुत करीब से देखा है, और मैं अपने जहन पर जोर डाल रहा हूँ, मगर मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, इसमें उलझने से कोई फ़ायदा नहीं सिवाय परेशानी के। चलिए हम दोनों मान लेते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा ज़रूर है, मगर कहाँ। हो सकता है कि बाद में याद आ जाए, और अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि आप वाकई कुदरत की कारीगरी हैं। और नौजवान के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर चंदा की पलकें शर्म से अचानक झुक गईं, और उसके होंठों पर एक हल्का तबस्सुम अयां हो गया। फिर वो फौरन संभल गई। उसके मुंह से निकला, आप हैं कौन? नौजवान बोला, अगर आपके दिल के किसी कोने में मेरे लिए नरम गोशा पैदा हुआ तो भी ये अक़दा किसी न किसी तौर निकल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और आपके हुस्न मुजस्सम के पेश नज़र आपके ख्वाबों ख्याल में रहने लगा हूँ, और मैं किसी सूरत भी आपकी रुसवाई का बाइस नहीं बनूंगा। अगर वक्त आया तो मैं अपना दिल खुद अपने हाथों सीने से निकाल कर आपकी हथेली पर रख दूंगा, और आपके सामने उफ तक नहीं करूंगा। बराए मेहरबानी आप परेशान ना हो, बाद में आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। आप कतई इस बात के पेश नज़र परेशान ना हो। वैसे आप पर नज़र पड़ते ही मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। शहजादी, मेरा यकीन करें। और फिर चंदा का दिमाग जैसे भग से उड़ गया। उसके दिमाग में शाएं शाएं की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि बिजली का कौंदा बनकर उसके दिमाग में झमाका हुआ कि मैंने इस नौजवान को कहाँ देखा है। चंदा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और फिर जोर से लंबा सांस खींचा। अब उसे मुकम्मल तौर पर यकीन आ गया था कि इस नौजवान को उसने कहाँ देखा है। यकीनन ये नौजवान वही है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं फूलों के बाग में हूँ, और फूलों की भीनी भीनी खुशबू से मेरा दिमाग मुअत्तर हो रहा था कि अचानक एक सिमत से घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी, और फिर वो आवाज़ बतदरीज करीब से करीब तर आती गई, और फिर नजर आया कि एक बग्गी में घोड़े जुते हुए हैं। फिर वो पलक झपकते ही मेरे करीब आकर रुक गई, और जब मैंने भरपूर नजरों से देखा तो बग्गी में यही नौजवान मौजूद है। नौजवान की आवाज़ समाज से टकराई, शहजादी बग्गी में सवार हो जाएं। और ये सुनते ही किसी अनदेखी ताकत के जोर पर मेरा कदम उठा, और मैंने अपना कदम बग्गी के पायदान पर रख दिया, और मैं बग्गी में सवार हो गई। एक एक करके सारा मंजर चंदा के दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगा कि इतने में नौजवान की आवाज़ सुनाई दी। शहजादी क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। और इससे आगे चंदा कुछ नहीं बोल सकी। नौजवान की आवाज़ फिर सुनाई दी, शहजादी, अगर आपको मेरा यहाँ बैठना नागवार गुजर रहा है तो आप हुक्म करें, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर चंदा बोली, आप शौक से बैठें, इस पार्क में हर किसी को हक है कि वो बैठे और सैर करे। थोड़ी देर में मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन चंदा के दिमाग में ये बात हलचल मचा रही थी कि आखिर उसने नौजवान को ख्वाब में क्यों देखा, ये कहाँ रहता है, और आज अपने सामने पाकर और भी अचंभे में थी। फिर चंदा से रहा ना गया, आखिर वो बोल पड़ी, मैंने आज से कई दिन पहले आपको ख्वाब में देखा था, मुझे अच्छी तरह याद है, और इसमें कोई मुबहिम बात नहीं, और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ऐसा ख्वाब मुझे क्यों नजर आया, और आज फिर आपको मुजस्सम देख रही हूँ। ये सुनकर नौजवान मुस्कुराने लगा, फिर बोला, शहजादी, इसका मतलब है कि ये दिलों का मामला है। आपने और मैंने एक दूसरे को ख्वाब में देखा, और जब दिलों का मामला होता है तो हर इंसान बज़ाहिर अपने दिल के हाथों मजबूर होता है। चंदा बोली, अजी, ये ख्वाब वो आपको मैं नहीं मानती, मगर इस वक्त तो ख्वाब हकीकत का रूप धारे मेरे सामने है।
नौजवान बोल पड़ा, शहजादी दरअसल ख्वाब को झूठ नहीं समझना चाहिए और ख्वाब आने वाले वक्त की खबर देते हैं, लेकिन अक्सर लोग ख्वाब को समझते नहीं। अक्सर ख्वाब हकीकत का रूप धार कर सामने आ जाते हैं। ख्वाब की हकीकत है कि इंसान के जिस्म में मौजूद जो रूह है वो दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक का नाम सैलानी रूह है, जबकि दूसरी का नाम मौजूदा रूह है। जब इंसान सो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है तो अक्सर सैलानी रूह उस इंसान का जिस्म छोड़कर बाहर निकल जाती है और अपनी ताकत के मुताबिक आज़ादाना परवाज करती हुई कहीं ना कहीं चली जाती है। बाहर जाकर वह रूह आज़ादाना घूमती फिरती और दूसरी रूहों से मिलती जुलती है और फिर वही मिलना जुलना ख्वाब में नजर आता है। बाज़ औक़ात माजी में गुजरे हुए अशख़ास से भी रूहों की मुलाकात होती है और बाज़ औक़ात मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात से वाक़फ़ियत होती है या फिर मुस्तकबिल में मिलने वाले लोगों से मुलाकात होती है। बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे राज से पर्दा उठता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उस इंसान की आम जिंदगी या फिर उसके ख्वाबो ख्याल में भी जो नहीं होता वो ख्वाब के जरिए से नजर आता है। जिस शख्स की छठी हिस्स जितनी ज़्यादा मजबूत होती है उसे ज़्यादा ख्वाब नजर आती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी ख्वाब नजर नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात या बाज़ औक़ात इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले फ़िक्र गम और हादसात से भी वाक़फ़ियत होती है, यानी कुदरत की तरफ से आने वाले हालात के मुतालिक उस शख्स को ख्वाब के ज़रिए बाखबर कर दिया जाता है ताकि वो शख्स ज़िंदगी में रूनमा होने वाले नाकाबिले बर्दाश्त हालात से बचने के लिए अपनी जानो माल का सदका निकाले। सदक़े के मुतालिक कहा जाता है कि सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है और जब आए दिन लोग सदका खैरात देते हैं तो वह मुसीबत से बचे रहते हैं। इंसान की मौजूदा रूह उसके जिस्म में हर वक्त मौजूद रहती है और जब तक सैलानी रूह वापस आकर जिस्म में दाखिल नहीं होती उस वक्त तक इंसान बेहिस्सो हरकत पड़ा रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि सोने वाला बेहिस्सो हरकत होता है और जब कोई सोने वाले को आवाज़ देता है तो सोने वाला कोई हरकत नहीं करता, और जब आवाज़ देने वाले की आवाज़ सोने वाले के जिस्म में मौजूदा रूह आवाज़ सुनती है तो फ़ौरन आनन फानन वो सैलानी रूह से राब्ता करती है कि फ़ौरन वापस आओ क्योंकि कोई आवाज़ दे रहा है। और फिर ऐसी सूरत में सैलानी रूह भागम भाग वापस आकर जिस्म में दाखिल होती है तो सोने वाले की आंख खुल जाती है और वो सोने से जाग जाता है और पुकारने वाले की आवाज़ का जवाब देता है। ख्वाब की यही हकीकत है कि इंसान ख्वाब देखता है और शहजादी आपने भी जो ख्वाब देखा है हो सकता है कि उसकी हकीकत सामने आ जाए। मेरा आपसे वादा है कि अगर किसी ने आपकी खुशियों में रुकावट डाली तो मैं कहर बनकर उस पर टूट पड़ूंगा। मैं किसी सूरत एक पल के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आपको दुख पहुंचाए। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाने का तसव्वुर भी किया और वो मेरे इल्म में आ गया तो मैं दुख पहुंचाने वाले की गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। अब आप हुक्म करें कि आपकी अपनी मर्जी क्या है, मैं आपकी खुशी और मर्जी का मुंतज़िर रहूंगा। बस आप ये समझ लें कि आपकी खुशी मेरी खुशी है। और ये बोलकर वो नौजवान चंदा को गहरी नज़रों से देखने लगा और फिर बोला, शहजादी कुछ तो बोलें। शहजादी बोली, मोहतरम मेरा नाम शहजादी नहीं बल्कि मेरा नाम चंदा है और मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। जो भी होता है ये तो वक्त बताएगा और होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। बहरहाल ख्वाब में नजर आने वाले ख्वाब के मुतालिक इंसान को ज़रूर गौर करना चाहिए और उसकी हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए। खैर आने वाले वक्त के मुतालिक क्या कहा जा सकता है। मैं नजर आने वाले ख्वाब के मुतालिक बहुत फिक्रमंद हूँ और वो मंजर मेरी आंखों में गर्दिश करता रहता है कि अल्लाह खैर करे। मोहतरम आपसे एक इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी मेरे रास्ते में आकर या मेरे लिए किसी के सामने बाइसे रुसवाई ना बनिएगा। मेरे वालिद अपने हलके में बहुत इज्जतदार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाम के साथ आपका नाम लिया जाने लगे और लोग हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दें। बहरहाल मैंने आपको कभी अपने इलाके में देखा नहीं और हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। बस मेरी बातों को याद रखिएगा। हमारे घराने में इज्जत से बढ़कर धन दौलत कुछ भी नहीं। ये सुनकर नौजवान बोला, शहजादी आप बेफिक्र रहें, मुझे भी आपकी रुसवाई किसी सूरत भी कबूल नहीं होगी। आपकी दोनों बहनें खुशबू और किरण भी बहुत अच्छी हैं और आपकी ये सहेली आयशा भी किसी से कम नहीं। अरे तो क्या आप इनका नाम भी जानती हैं और मेरा नाम? मैं आपका नाम भी जानता हूँ कि आपका नाम चंदा है, मगर आपका शहजादी नाम मुझे अच्छा लगता है। आप मेरे लिए शहजादी हैं। और मेरा नाम तो आपने पूछा ही नहीं। चलिए मैं खुद बता देता हूँ, मेरा नाम शिमरान है। शिमरान? ये कौन सा नाम हुआ? ऐसा नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। चंदा बोली, बस क्या करूँ, माँ बाप ने यही नाम रख दिया। हमारे कबीले में इसी तरह का नाम रखा जाता है। कबीला क्या मायनी? बरादरी होता है, खानदान होता है। ये कबीले का क्या मतलब? चंदा बोली, अरे मेरा मतलब यानी हमारी बरादरी से है। खैर इसे छोड़िए। और फिर वह जल्दी से बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपकी सहेली इस तरफ आ रही है। और ये बोलते ही वो अपनी जगह से उठा और चशम जदन में बारादरी से निकला और गायब हो गया। इतने में चंदा भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी कि आयशा बारादरी में दाखिल हुई और चंदा पर नजरें मरकूज करते हुए बोली,
अरे यहाँ तो कोई नहीं। चंदा किससे बातें कर रही थी? अरे बहन, एक साहिब थे, ख्वामखा बातों का बतंगड़ बना रहे थे। अभी अभी तो यहाँ से बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? मैंने तो किसी को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। सामने से तो मैं आ रही हूँ। आयशा, तेरी नजर नहीं पड़ी होगी, तेरा ध्यान कहीं और होगा। वो अभी तो बाहर निकले हैं। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब ऐसा भी नहीं कि मेरा ध्यान कहीं और था। तेरी बातों की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। मैं तो समझी कि कोई अंदर है, और तेरा कहना है कि एक साहिब थे जो कि पलक झपकते बाहर निकले हैं। मुझे तो लगता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत या फिर कोई जिन होगा, तभी तो नजरों के सामने से ओझल हो गया। खैर छोड़, जो कोई भी था। वहाँ खुशबू और किरण बैठी तेरा इंतजार कर रही हैं। खुशबू बोल रही थी कि बाजी तो बारादरी के होकर रह गई हैं। चंदा, तुझे वक्त का पता नहीं, इस वक्त क्या वक्त हो रहा है। बारादरी में तू आकर दुनिया माफिया से बेखबर हो जाती है। बाबा जल्दी निकल यहाँ से, मुझे भी जल्दी जाना है। मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। खैर बग्गी में बैठकर चारों घर आ गईं। घर में दाखिल होते ही चंदा की अम्मी बोली, अरे चंदा बेटा, देख टाइम क्या हो रहा है। 1000 बार मना किया है कि बेवक्त पार्क ना जाया करो और ना बेवक्त आया करो। बेटा, ऐसी जगहें गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए ठीक नहीं होती। ऐसी खुली हुई जगहें बाग बागीचा में अनदेखी मखलूक भी होती हैं जो कि अल्लाह ना करे खूबसूरत लड़कियों का पीछा करने लगती हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो लड़कियां ही नहीं बल्कि घर वालों की जिंदगी भी अजाब हो जाती है। बेटा, आइंदा तुम लोग मेरी बातों को पल्ले में बांध लेना। तुम्हारे अब्बा भी कई बार पूछ चुके हैं। अचानक एक इमरजेंसी फोन आया तो वो चले गए, वरना तुम्हारी खैरियत जरूर पूछते। और मैं ये आयशा को तुम्हारे साथ भेजती हूँ कि ये ज्यादा एहसास करने वाली है और तुमसे ज्यादा समझदार भी। अरे आयशा बेटी, तुम्हें तो वक्त का ख्याल रखना चाहिए था, मगर तुम भी इनमें मिलकर इन जैसी ही हो जाती हो। खैर आइंदा शिकायत का मौका नहीं देना, समझी? जी खाला, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। मैं इस चंदा के तो कान मरोड़ के रखूंगी। आयशा बोली। अच्छा अम्मी, अब आप खामोश हो जाएं, आइंदा वक्त का ख्याल रखूंगी। चंदा बोली। बस ठीक है, जाकर टेबल पर बैठो और हाँ, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय भिजवाती हूँ। और ये बोलकर चंदा की अम्मी किचन की तरफ चली गईं। चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुलाजमा चाय लेकर आ गई तो सबने मजे से चाय पी। चाय पीने के बाद चंदा और आयशा ने गपशप शुरू कर दी। किरण और खुशबू अपने कमरे में चली गईं। चंदा से आयशा बोली, चंदा तुम्हारी अम्मी जो कुछ भी बोल रही हैं उसमें हम सब की भलाई है। पापा, आइंदा इन बातों का ख्याल रखना, और आइंदा मैं तुम्हारे साथ इतनी देर तक किसी भी हाल में पार्क में रहूंगी नहीं। तुम भी आइंदा इन बातों का ख्याल रखना, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे साथ पार्क में नहीं जाऊंगी। ये सुनना था कि चंदा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, अब तो बख्श दो, अम्मी तो खामोश होकर चली गईं और तुम लगी लेक्चर देने। बाबा कह तो दिया कि आइंदा हम सब वक्त का ख्याल रखेंगे। अब तू भी खुश हो जा, और हाँ, रात का खाना खाकर घर चली जाना। ना बाबा, ये नहीं हो सकता, मैं तो घर जा रही हूँ। तेरी अम्मी तो खामोश हो गई, मगर मेरी अम्मी का तुझे तो मालूम है कि कचहरी लगाकर बैठ जाती हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल स्कूल में मुलाकात होगी। और ये बोलते हुए आयशा अपने घर जाने के लिए कमरे से निकलती चली गई।